दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं 1919 से 1947 स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अभी तक आपने भली मॉडर्न इंडिया को थोड़ा हल्के में लिया होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन इस वाले टॉपिक को आप हल्के में नहीं ले सकते। यहां से एकदम पूरा क्लियर होना, 1919 और 1947 स्वतंत्रता आंदोलन से पूरा क्लियर होना, मतलब आपका एग्जामिनेशन हॉल में 1 नंबर लॉक करवाना फाइनल है। यहां से निश्चित ही आपका सवाल आएगा ही आएगा। इसलिए मेरी एक सलाह है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। हालांकि 1919 से 1947 का स्वतंत्रता आंदोलन आज एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, इसके लिए अनेक अलग अलग 2-3 वीडियोस लगेंगे। देखिए, 1919 से 1947 स्वतंत्रता आंदोलन को हम अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। इस समय को हम गांधी युग की संज्ञा भी दे सकते हैं। इस युग को हम स्वतंत्रता आंदोलन या स्वाधीनता आंदोलन भी कह सकते हैं। इस टॉपिक को हम पार्टीशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का विभाजन भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें इसी टॉपिक में समाहित होगी। अगर आपके सिलेबस में गांधी युग लिखा हुआ है, देखिए मैंने पहले दिन से आपको बताता आ रहा हूं कि आप अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलोगे उतना फायदे में रहोगे। इसलिए सिलेबस के हिसाब से चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सिलेबस के हिसाब से नहीं चले तो फिर वही प्रॉब्लम, हमने पढ़ा क्या, एग्जाम में क्या आया। ये अक्सर हर किसी के साथ होता है और ये कंडीशन हर किसी का रहता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखा जाए तो इस टॉपिक में गांधी युग भी आता है, स्वतंत्रता आंदोलन या स्वाधीनता आंदोलन भी आता है, भारत का विभाजन भी आता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपके लिखा हुआ है तो आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं थोड़ा सा गांधी युग के अकॉर्डिंग। हालांकि गांधी युग के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1919 से 1947 तक हम चले जाएंगे। यहां पर एक एक चीज हम बारीकी से देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड भी कुछ भी नहीं छोड़ता। यहां से भारत का वर्तमान जो समय है वो निर्धारित होता है। इस कारण से देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी की। गांधी जी का जो मूल नाम है या वास्तविक नाम है वह है मोहनदास। इनके पिता थे करमचंद, माता जी थी पूतलीबाई। भले आपके सिलेबस में हो ना हो, कभी कभार परिचय से संबंधित भी सवाल बन सकता है। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबाई। गुजराती टोन में कस्तूरबा कहते हैं, ठीक है। इनके जो पुत्र थे, जिनमें देवदास, रामदास, मणिलाल और हरिलाल, 2 दास थे, 2 लाल थे, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 1869 2 अक्टूबर को, जो विश्व अहिंसा दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। थोड़ा सा अगर मैं इनके जीवन परिचय के बारे में बात करूं तो इनका जन्म हुआ था पोरबंदर, एक जगह है पश्चिमी गुजरात में। देखिए, कहानियां
में तो बहुत कुछ है, गांधी जी के परिचय से संबंधित चर्चा करने लग जाए तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन इतनी भी बातें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ठीक है। कुछ कुछ बातें पूछी जा सकती है, जैसे कि इनके परिचय से रिलेटेड, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान दिया, वो सारी बातें। देखिए, गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। कहते हैं कि जन्म से इन्होंने खुद की आदतें भी बहुत ही खराब थी इनकी, ठीक है, लेकिन समय के साथ में इनमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए। पढ़ने के लिए इनके पिताश्री ने इनको लंदन भेजा था, और लंदन से वापस जब ये हिंदुस्तान बन आए थे तो बैरिस्टर बन के आए थे, यानी पेशे से ये वकील थे। गांधी जी भले आपने फोटो में कैसा भी देखा होगा, लेकिन पेशे से ये वकील थे। गांधी जी ने बहुत सारी पुस्तकें लंदन में, भारत में रहकर पढ़ी। बहुत सारी पुस्तकों का, बहुत सारे धर्मों का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। इनके जो प्रमुख हथियार थे, जिसे हम किताबी भाषा में सिद्धांत कह सकते हैं, वे सिद्धांत थे जैसे अहिंसा, सत्याग्रह, अनशन, हड़ताल, सविनय अवज्ञा, सर्वोदय, असहयोग। ये काफी नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। और इन्हीं हथियारों की वजह से, इन्हीं सिद्धांतों की वजह से उन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। तो इन्होंने किस किस तरह से, कैसे कैसे इन हथियारों का इस्तेमाल किया और उस ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उस ब्रिटिश सत्ता का 71 देशों पर शासन था, 71 देशों पर राज था। उस ब्रिटिश सत्ता की नींवें तक हिला के रखती थी महात्मा गांधी, ठीक है। तो कैसे कैसे इन्होंने इन हथियारों का इस्तेमाल किया, इनको कैसे आंदोलन के रूप में तब्दील किया, आज भी पूरी दुनिया जो है वह दांतों तले उंगली दबाती है कि इस कदर इनके हथियार और इस कदर इनके जो विचार थे वो काफी हद तक बहुत ही शानदार थे। पूरी दुनिया फॉलो करती है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ हद तक कुछ तबका गांधी जी के सम्मान करने में काफी हिचकिचाता है। मुझे महात्मा गांधी पर्सनली काफी पसंद है, ठीक है। यूं कहें तो मैं उनका काफी बड़ा फैन हूं। हालांकि जो टॉपिक पढ़ाता हूं उसका मैं फैन बन जाता हूं। देखिए, महात्मा गांधी के जो प्रमुख आंदोलन है हिंदुस्तान में, धीरे धीरे हम बारीकी के साथ में लेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप हम गांधी जी के पीछे पीछे चलेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में आपको पूरा स्वतंत्रता आंदोलन एज इट इज समझ में आ जाएगा। अगर किसी चीज को अगर हम क्रमबद्ध नहीं पढ़ते तो वैसे भी वो दिमाग से परे निकल जाती है। तो इनके प्रमुख आंदोलनों में सबसे पहला आंदोलन है सत्याग्रह। शब्द से ही पता चलता है सत्य के लिए आग्रह करना। दूसरा इनका प्रमुख आंदोलन है वह है असहयोग। हालांकि इसके बीच में बहुत सारे छोटे मोटे आंदोलन भी आएंगे, लेकिन मैं यहां प्रमुख शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ गांधी जी के पीछे पीछे ही चलेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक 1919 से 1947 भी है, कुछ और घटनाक्रमों को भी देखेंगे, लेकिन मेन टारगेट हमारा गांधी जी ही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि गांधी को पढ़ना अच्छे से, मतलब आपका हर कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल 100% आपको मिलेगा।
100% नहीं, 1000% मिलेगा आपको, और आप उसे पक्का आसानी से करके आओगे। बाकी कहीं से प्रश्न पूछे ना पूछे, एग्जामिनेशन बोर्ड गांधी जी से रिलेटेड सवाल जरूर पूछते हैं। तीसरा इनका प्रमुख आंदोलन है, वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। हालांकि इन आंदोलनों की सारी बारीकी हम देखेंगे। और चौथा और प्रमुख आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। ये गांधी जी के आंदोलनों का एक सही क्रम है और इनके बड़े बड़े आंदोलन हैं। हम एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को बारी बारी से देखेंगे कि क्या है और किस कदर ये आंदोलन आगे बढ़े। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गांधी जी के सत्याग्रह की। देखिए, मोटे तौर पर अलग अलग इतिहासकार भले क्या मानते होंगे, उससे मुझे विशेष कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर मैं ये मानता हूं कि गांधी जी का जो सत्याग्रह शुरू हुआ वह 1917 से लगाकर 1919 के मध्य तक रहा। इस दौरान इन्होंने क्या किया और किस कदर इनका आंदोलन चला, ठीक है, आइए देखते हैं। शब्द का क्या मतलब है? सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, जो सच है उसके लिए आग्रह करना। इसके लिए ये प्रमुख हथियार अपनाते थे, वो थी हड़ताल, अनशन। ये दो प्रमुख हथियार अपनाते थे, यानी सत्य के आग्रह के लिए या तो ये हड़ताल करते थे या अनशन करते थे। अब इनके जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट कैसे और किस प्रकार से आया और कैसे इन्होंने सत्याग्रह सबसे पहले किया और कहां किया, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए, अभी अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि गांधी जी पेशे से वकील थे। स्वाभाविक सी बात है, उनका पेशा वकालत का है, तो केस के सिलसिलों में इन्हें इधर उधर जाना पड़ेगा। तो अहमदाबाद के एक व्यापारी थे जिनका नाम था भूला भाई देसाई, और उन भूला भाई देसाई का डरबन, जो कि वर्तमान दक्षिण अफ्रीका में है, वहां व्यापार चलता था। भूला भाई देसाई वे एक हीरे के व्यापारी थे, और आपको पता होगा पूरे विश्व में सबसे सुप्रसिद्ध, सबसे बड़ी जो हीरे की खान है वह है किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो भूला भाई देसाई के एक केस के सिलसिले में गांधी जी डरबन गए थे। आपने कहानियां, स्टोरियां बहुत सुन रखी होगी कि वो चूंकि पेशे से वकील थे, और मैंने पहले भी आपको बताया पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिश शासन 71 देशों पर था। 71 देशों पर अंग्रेजों का राज था, सीधे शब्दों में कहे तो, ठीक है। 71 देशों में राज था, उसमें से भारत और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका पर भी अंग्रेजों का राज था, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ऐसा ही शोषण चलता था। वहां पर भी एक भेदभाव चलता था जिसे रंग भेद नीति कहते हैं। गांधी जी पेशे से वकील थे, भूला भाई देसाई के केस के सिलसिले में डरबन गए हुए थे। उन्होंने फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट लिया और फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़ गए। चूंकि फर्स्ट क्लास का टिकट लिया तो फर्स्ट क्लास में ही चढ़ेंगे। लेकिन अभी अभी मैं बता चुका हूं कि दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश शासन था। तो हुआ यूं कि जो ही वो फर्स्ट क्लास में चढ़े तो वहां एक अंग्रेज ने उन्हें धक्का देकर बाहर गिरा दिया। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में और भारत में रंग भेद नीति चलती थी अंग्रेजों की। गोरे और कालों के बीच में काफी भेदभाव किया जाता था।
अक्सर आपने देखा भी होगा फिल्मों में, और नहीं देखा तो बता दूं, हर बड़ी बड़ी होटल्स, 5 स्टार होटल या जो बड़ी बड़ी फर्म होती थी, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ होता था, डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कुत्ते और भारतीय अंदर प्रवेश वर्जित है। ठीक है, चूंकि गांधी जी भी भारतीय थे और अंग्रेज स्वयं को गोरे कहते थे और भारतीयों को और दक्षिण अफ्रीका के निवासियों को काले कहते थे, इसलिए फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़े और उन्हें ट्रेन से धक्का देकर बाहर गिरा दिया गया था। इस कारण से गांधी जी ने वहां सबसे पहले सत्याग्रह किया था, सत्य के लिए आग्रह किया था और वहां भूख हड़ताल की थी, यानी अनशन किया था। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, वैसे ये आंदोलन वायनाड कहलाता है, ज्यादा तह तक नहीं जाना है, लेकिन इतना जरूर है कि आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन, तो आपका उत्तर होगा सत्याग्रह। शब्द को समझना, मैं बार बार कहता रहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, ऑफलाइन क्लास में भी कहता था, हम प्रश्न पढ़ते ही नहीं, सीधा उत्तर की ओर भागते हैं। प्रश्न जब तक समझ में नहीं आएगा, उत्तर समझ में नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन तो सत्याग्रह है। अगर पूछे कि गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह है, तो आपका उत्तर होगा डरबन, दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि सबसे पहले यहां इन्होंने भूख हड़ताल की थी। तो गांधी जी का यह सबसे पहला सत्याग्रह है। अगर पूछा जाए गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन, तो सत्याग्रह आंदोलन है। ठीक है, या फिर अगर यह पूछा जाए कि गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलन कहां किया था, तो डरबन। शब्दों को समझ के उत्तर देना, हिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या यही होती है। यह आंदोलन लगभग गांधी जी ने 1905 से 7 के मध्य किया था। ठीक है, उसके बाद गांधी जी 1915 ईस्वी के आसपास भारत आए, भारत दोबारा आए, और भारत आकर उन्होंने साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद के पास है, और अहमदाबाद गुजरात में है, साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस स्थापना को करने में उनका साथ बहन अनुसुईया ने भी दिया था। इसलिए गांधी जी को आपने सुना होगा साबरमती के संत भी कहा जाता है, गाने भी बहुत सारे बन चुके हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1915 में, जब वो भारत आए। ठीक है, अब आगे देखना, 1917 ईस्वी के आसपास चंपारण, जो कि बिहार में है, वहां पर कुछ किसान परेशान थे। चंपारण बिहार में कुछ किसान परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि वहां पर 3 गठिया पद्धति चलती थी और साथ ही साथ किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती। ठीक है, देखिए नील नाम सुना होगा और नहीं सुना तो बता दूं, नील वही उजाला सुप्रीम 4 बूंदों हुआ था।
देखिए, नील एक ऐसी फसल होती है जो नकदी फसल कहलाती है। ये नील पेंट में इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि मैं बार बार कहता आ रहा हूं अपने वीडियोस के अंदर कि ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य भारत में क्या था? भारत का आर्थिक शोषण करना। और आर्थिक शोषण मतलब भारत से पैसा उठा के बैंकें लूट के ले जाना नहीं था। यहां से कच्चा माल, बहुत सारी सामग्री ले जाकर इंग्लैंड में रखना, और इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति चल रही थी, उद्योग धंधे पनप रहे थे, वहां से तैयार माल वापस भारत में बेचना। भारत उनके लिए मार्केट भी था और भारत धन कमाई का एक प्रमुख केंद्र भी था। दो तरफा लूट मचा रखी थी। यहां से कच्चा माल ले जाते और तैयार माल लेकर वापस इंडिया में इंडियंस को ही बेचते थे। ठीक है। और नील एक नकदी फसल थी जो इंग्लैंड में ले जाई जाती थी और वो पेंट में इस्तेमाल होती थी। और बता दूं मैं आपको, नील एक ऐसी फसल होती है, अगर एक बार किसी जमीन पर उगा दी जाए तो उससे वो जमीन पूरी बंजर बन जाती है। कहते हैं कि नील एक एसिडिक फसल है, उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। अब आप सोचो कि किसानों को क्या चाहिए? अनाज चाहिए, और उनसे क्या करवाया जा रहा है? नील की खेती, और जमीनें उनकी बंजर होगी। तो एक तो वो भूखों मर रहे हैं और मुनाफा अंग्रेजों को मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है आंदोलन तो होगा। इसलिए नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन किया था। यहां अक्सर लोग गलती करते हैं और कई बार एग्जामिनेशन बोर्ड फंसाता भी है। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था राम शरण शुक्ल, एक किसान नेता थे, और इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद। यस, ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारत के पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों ने किसानों का नेतृत्व किया था। एक और बात बता दूं, राजेंद्र प्रसाद और राम शरण शुक्ल दोनों भी पेशे से वकील थे, बैरिस्टर थे। तो वकीलों और वकीलों में आपस में कम्युनिकेशन होता ही। तो राजेंद्र प्रसाद और राम शरण शुक्ल ने गांधी जी को इस आंदोलन में इनवाइट किया। ठीक है। और यहां पर गांधी जी आए। और इनवाइट क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर लिया था और सफल भी हुआ था। तो यहां के इन दोनों किसान नेताओं को, इन वकीलों को पूरी उम्मीद थी कि यहां पर भी गांधी जी उनके लिए कुछ कर सकते हैं, इसलिए उनको इनवाइट किया। और गांधी जी यहां आए। देखिए, यहां पर इस आंदोलन में गांधी जी का योगदान आप मान सकते हैं, लेकिन नेतृत्वकर्ता उनको ना माने। कई बार सवाल पूछते कि चंपारण किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो अपन गलती से कह देते गांधी जी। नहीं, रामशरण शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी ने यहां पर आकर अनशन का सुझाव दिया, वही सुझाव जो पहले कर रहा था। और अनशन मतलब सीधा सीधा ये भी क्या हुआ, एक तरह का सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह कर। अनशन हुआ, यहां पर 11 दिन तक भूख हड़ताल चलती रही। जब अनशन का सुझाव दिया तो सारे किसान हंस पड़े गांधी जी के ऊपर कि भला अनशन से उनका मामला कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार उनकी भूख की चिंता नहीं, बल्कि वो मर भी जाए तो चिंता नहीं, वो भला अनशन से कैसे चिंता करेगी। लेकिन राजेंद्र प्रसाद के समझाने पर सबने सुझाव मान लिया गांधी जी का। 11 दिन तक भूख हड़ताल चलती रही और बाद में इन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। सारे वहां से रफू चक्कर फरार हो गए और उस लाठीचार्ज में गांधी जी को काफी चोटें भी आई थी, उनके ऊपर केस भी फाइल हुआ। यानी कुल मिलाकर यह आंदोलन असफल रहा। गांधी जी का यह असफल आंदोलन है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में, शब्द को पकड़ना, भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन या सत्याग्रह, तो उत्तर होगा चंपारण, बिहार। कई बार सवाल भी पूछा जाए,
ये क्या है? गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, यहां शब्द क्या है? भारत में, वो था दक्षिण अफ्रीका। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं शब्द को समझ के उत्तर देना, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये गांधी जी का एक असफल आंदोलन है, ठीक है। उसके बाद 1918 ईस्वी के आसपास खेड़ा में भी किसानों की वही समस्या थी। इस आंदोलन को भी खेड़ा किसान आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह कह सकते हैं। और यह हुआ था लगान के विरुद्ध। किसानों से अत्यधिक लगान ली जाती थी, इस कारण से यह आंदोलन हुआ था। और ध्यान दीजिए, यहां पर नेतृत्व गांधी जी नहीं है, इसका नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां पर आंदोलन किया था, ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और मैं बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पेशे से वकील थे। उन्होंने यहां पर भी गांधी जी को इनवाइट किया, गांधी जी ने यहां पर भी अनशन का सुझाव दिया। यानी इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता गांधी जी नहीं है, लेकिन गांधी जी का योगदान है जरूर, इसलिए ये गांधी जी का आंदोलन भी कहला सकता है, लेकिन नेतृत्वकर्ता नहीं कहेंगे आप। गांधी जी ने यहां पर भी अनशन का सुझाव दिया और यहां पर भी करीब 13 दिन तक भूख हड़ताल चलती रही। और आखिरकार वहां का एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर था, राजस्व निरीक्षक था, जिसका नाम था डेविड मुफरसन। उसने सारी लगान किसानों के ऊपर से, सारी नहीं कुछ हद तक माफ कर दी थी। यानी कुल मिलाकर यह गांधी जी का एक सफल आंदोलन है। देखिए, हर बड़े आदमी की शुरुआत असफलता से होती है, और भारत में भी गांधी जी की शुरुआत असफलता से हुई है। इसलिए आप कभी असफल हो जाएं तो गांधी जी की लाइफ से सीख सकते हैं। हर बड़े आदमी की शुरुआत असफलता से ही होती है। ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए कि भारत में गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन या सफल सत्याग्रह, तो खेड़ा है, ठीक है। तो ये है गांधी जी के आंदोलनों की स्टार्टिंग, ठीक है। देखिए, जब खेड़ा में सफलता मिली, मैं आपको बता दूं, उसके तुरंत बाद अहमदाबाद मील मजदूरों ने भी आंदोलन किया। उन्नीस सौ 18 से लगाकर 1919 के मध्य भारत में लगभग 120 जगह पर किसान आंदोलन हुए थे। सब जगह एक ही हथियार अपनाया जा रहा था, अनशन, भूख हड़ताल। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन क्यों कर रही है? शासन करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत से मुनाफा कमाना, और मुनाफा आता कहां है? जनता से। और अगर जनता ही अनशन पर बैठी हो तो ब्रिटिश सरकार को नुकसान नहीं होगा तो क्या होगा? यानी गांधी नाम की इस आंधी ने, गांधी नाम की सत्याग्रह की आंधी ने ब्रिटिश सरकार की नींवें हिला के रख दी थी। और इन सत्याग्रहों की वजह से
ब्रिटिश सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर थी। ध्यान दीजिए, वो ब्रिटिश सरकार जो पूरे वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली थी, जिसको एक साबरमती संत ने हिला के रख दिया। क्यों न प्रशंसा की जाए महात्मा गांधी की। तो ब्रिटिश सरकार के पास क्या हथियार हैं गांधी नाम की आंधी को रोकने का, इस सत्याग्रह की आंधी को रोकने का? और वो हथियार है रॉलेट एक्ट। क्या है ये एक्ट? इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, किस तरह से गांधी जी के सत्याग्रह की आंधी को इसके जरिए रोका गया था, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय, जय हिंद।